नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में धान खरीद से लगभग 11.57 लाख किसान हुए लाभान्वित। किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी मूल्य के रूप में मिले हैं 41,000 करोड़ रुपए से अधिक। 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद चल रही है सुचारू रूप से। देश में कृषि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार और औद्योगिक संगठनों को एक मंच पर लाने के क्रम में नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का किया गया आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम कृषि उद्योगों और किसानों को सरकार के साथ संवाद के लिए है बेहतर माध्यम। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देश भर में महात्मा गांधी नरेगा के तहत पूरे देश में स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह का किया गया आयोजन। स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के दौरान वर्मी कंपोस्ट, अपशिष्ट पदार्थों के दोबारा उपयोग, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे की रिसाइकलिंग जैसे वेस्ट टू हेल्थ पहलों पर ध्यान किया गया केंद्रित। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कर्नाटक स्वयं सहायता समूह के 18,000 महिला सदस्यों को किया गया प्रशिक्षित। ग्राम पंचायत इन महिलाओं को रखेंगी स्वच्छ कर्मिका के रूप में। सभी 30 जिलों के 18,000 ग्रामीण महिलाओं को किया जाएगा लाभान्वित। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार के खरीद राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में 8 नवंबर 2021 तक 209.52 LMT से अधिक धान की खरीदी की है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 11.57 लाख किसानों को 41,066.80 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ वो सीधे तौर पर लाभान्वित किए गए हैं। केएमएस 2021-22 में किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है, जैसा कि पिछले वर्षों में भी लगातार किया जा रहा था। देश में कृषि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार और औद्योगिक संगठनों को एक मंच पर लाने के क्रम में नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कृषि उद्योग व किसानों को सरकार के साथ संवाद के लिए जोड़ने के लिए बेहतर माध्यम है। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश के किसानों को कृषि आधारित नवीन तकनीक से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के नीतियों और आयोजनों को बनाने में मदद मिलती है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों का उत्साह बढ़ता है और उसका फायदा कृषि के क्षेत्र को भी मिलता है, सरकारों को भी मिलता है। कार्यक्रम के आयोजक और ICFA के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद सरकार, उद्योग व किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समन्वय स्थापित करवाना है। जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो और इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं फार्मर्स को सर्व करने के लिए, और दोनों को मिला के जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है या गवर्नमेंट को दोनों तरफ से जो फीडबैक मिल रहा है, तो तीनों का एक संगम जैसा है यहाँ पे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ है। इस समय उत्तर प्रदेश पिछले 4 वर्षों से लगातार सिरमौर बना है खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। आज भरपूर मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न है। इस वक्त हमें क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज हॉर्टिकल्चर सेक्टर मिला, अच्छा लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग आगे एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन से जुड़ा ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है जहां सरकार, उद्योग और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर न केवल अन्नदाता के हित में सार्थक चर्चा की, बल्कि कृषि विकास को तरक्की की राह पर ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। राजधानी दिल्ली में आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में एक और जहां पोस्ट कोविड सिचुएशन के बाद कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर न केवल गंभीर रूप से चर्चा हुई, बल्कि दूसरी ओर कृषि उद्योग से जुड़े उद्यमियों के लिए वैश्विक स्तर का रोजगार, व्यापार और कारोबार से जुड़ा मंच प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ।
और अब बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के तहत हरित ग्राम सप्ताह का आयोजन देश भर में स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह का आयोजन लगातार किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के तहत हरित ग्राम सप्ताह का आयोजन देश भर के अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस आयोजन के माध्यम से देश भर में स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह का आयोजन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट, अपशिष्ट पदार्थों के दोबारा उपयोग जैसी वेस्ट टू वेल्थ पहलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लोगों को इसको समझाया जाएगा कि कैसे वो कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं। इस गतिविधि में पूरे देश के ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी जा रही है कि वो कचरे का अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं, कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1970 आयोजन किए जाने की जानकारी देश भर से दी जा रही है कि अलग अलग राज्यों में, वहां के जिलों में, ब्लॉकों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें 2597 अपशिष्ट से धन अर्जन पहल भी पूरी कर ली गई, यानी कि लोगों को अपशिष्ट से आमदनी भी बढ़ने लगी है। इसके साथ साथ 8,887 सोक पिट्स और 2,262 खाद गड्ढों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया। इन सप्ताह कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों को स्वच्छता के महत्व को बताने के लिए ये पहल की है, ये कदम उठाए हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। मंत्रालय ने सोक पिट्स के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे स्वीकृत योग्य कार्य करने पर भी बल दिया है। और तमिलनाडु सरकार ने मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर 21 जिलों के स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस महीने की 11 तारीख तक NDRF की 20 टीमों को तैनात किया जा रहा है। वहीं कोयम्बटूर, डिंडीगुल, तिरुनेलवेली और थेनी सहित 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इसके अलावा मछुआरों को इस महीने की 12 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बारिश से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1913 स्थापित किया गया है कि अगर कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर से 1913 में आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में अगले 2 दिन के दौरान तेज वर्षा की चेतावनी भी दी है। तटवर्ती तमिलनाडु और पुडुचेरी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने 9 जिलों जिनमें चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चिंगलपट्टू, कुड्डालूर, नागपत्तनम, तंजावुर, तिरुवरूर और माइलादुथुरई में आज और कल छुट्टी की घोषणा की है। कडालूर, विल्लापुरम, शिवगंगा, रामनाथपुरम और कराईकल के लिए आज रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की आदिवासी किसान राही भाई सोमा पोपरे को सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। राही बाई को सीड मदर के रूप में भी जाना जाता है। पुरस्कार पाकर सोमा पोपरे बहुत खुश है। राही बाई की उपलब्धियों के सफर की कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी, जब उनका पोता जहरीली सब्जी खाने के बाद बीमार पड़ा था। उस पल राही बाई ने जैविक खेती की शुरुआत करने का मन बनाया। बात सिर्फ जैविक खेती तक ही सीमित नहीं रही, बीजों का ऐसा बैंक तैयार किया जो किसानों के लिए बेहद मुफीद साबित हुआ। 56 साल की राही बाई सोम पोपरे आज पारिवारिक ज्ञान और प्राचीन परंपराओं की तकनीकों के साथ जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। मुझे कल पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे पहले भी जो पुरस्कार मिले हैं वो मेरे नहीं बल्कि काली मिट्टी के हैं, बीजों के हैं, पूरे समाज के हैं। मेरा मिट्टी से नाता जुड़ा, प्रकृति की शाला पढ़ी। देशी बीजों के बैंक अपने ही घर में 24 साल पहले मैंने स्थापित की। कट सुबाई संवर्धन कमेटी के माध्यम से लगभग 3000 महिलाओं के साथ काम अभी शुरू है। भारत सरकार ने इस काम की दखल लेते हुए मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर होने के बीच पराली जलाने की घटनाएं भी लगातार जारी हैं। इस बीच किसानों ने कहा कि वे लाचारी में पराली जला रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगर मुआवजा राशि देना शुरू करे तो खेतों में पराली जलाने से रोका जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। खेतों में जलती इसी पराली ने पर्यावरण का हाल बिगाड़ दिया है। पंजाब सहित इन तमाम राज्यों में किसान लगातार पराली जलाने में लगे हैं, जिससे मौसम की तबीयत बिगड़ती जा रही है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
कृषि यंत्रों और बीजों पर मिल रही छूट के कारण देश का किसान तेजी से अपने जीवन को नया आकार दे रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने की ठानी है। आज उसका परिणाम नजर आने लगा है। अब अन्नदाता केंद्र की कृषि योजनाओं का लाभ उठाकर विकास की राह पर निकल पड़ा है। देखिए हमारे संवाददाता नवाजिश मेहंदी की ये खास रिपोर्ट। यह है सुपर सीडर मशीन, जो किसानों और वातावरण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस मशीन की विशेषता यह है कि धान के अवशेषों को मिट्टी में मिलाने के साथ ही ये गेहूं की बुआई भी करती है। यानी अब किसानों को धान के अवशेष को जलाना नहीं पड़ता, बल्कि इस मशीन द्वारा खेत की मिट्टी में ही डिस्पोज कर दिया जाता है। ये अवशेष मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा देते हैं। सरकार सुपर सीडर की खरीद पर सब्सिडी भी दे रही है। इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है, लेकिन 1 लाख की सब्सिडी देकर इसे किसानों को लगभग 1.5 लाख रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सुपर सीडर है जो अब केंद्र सरकार की तरफ से छूट पे मिल रहा है, तो हम इसके डायरेक्ट भी चला सकते हैं। पुराल में आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ओनली इसी के साथ बुआई भी कर सकते हैं या वैर भी सकते हैं, जैसे कि उससे कई फायदे हैं। नहीं, एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा अगर हमें कोई ज़्यादा बारीकी करना है खेत तो जुताई कर लेनी है पहले, अगर नहीं है तो हमें साथ के साथ ये चलाना है और बुआई भी करना है। इसमें रिकॉर्ड भी अच्छा है। ये 2,50,000 रुपये की है और पे सब्सिडी 1,05,000 रुपये दे रही है केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अलीपुर गांव के किसान कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके अपनी आय को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाने वाले ये किसान संपन्नता और समृद्धि की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। इन्हें सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी है। देखो जी, बीज छूट पे मिला है और जैसे रोटावेटर दे रहे हैं वो भी छूट पे मिल रहा है। अब आग लगने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधा जो ही बोलो हर महीना कुछ 4 महीने में या 3 महीने में, साल में तीन बार हमें है जी 2,000 रुपया। अब तो डोले पे खड़ा रहो आराम से, बस कंपेन आओ काट के भर देगी और या हाथ से काट लो अपनी झाड़ कर बेचियो। अब जरूरत नहीं है किसानों की कमाने की, जब फावड़ा बजा रात दिन बिजली आओगे दिन में 10 घंटे, रात की जरूरत ना 12 बजाने की। समय के साथ साथ खेतों का दायरा घट रहा है और खाने वालों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में उपज बढ़ाना आसान नहीं था, मगर सरकार की मदद से कम लागत की नई नई तकनीकें अपनाकर आज किसान पैदावार में खूब इजाफा कर रहा है। यानी अब ये नए भारत का नया किसान है। केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में मुसलसल प्रयासरत है। ढेरों योजनाएं हैं जो अन्नदाताओं का भाग्य बदलने के लिए केंद्र सरकार ने चला रखी हैं। देश का किसान आज सरकार की मदद से उन्नत तकनीक पर आधारित खेती कर रहा है, जिससे समय की बचत तो हो ही रही है, साथ ही आय में भी दोगुना इजाफा हो रहा है। कैमरामैन नारायण मूर्ति के साथ नवाजिश मेहंदी, डीडी किसान, अलीपुर गांव, गाजियाबाद, यूपी। और अब बात करेंगे ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 18,000 महिलाओं को अलग अलग तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि रोजगार की संभावनाएं भी बढ़े। इसके साथ साथ ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 18,000 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें जो वर्मी कंपोस्ट के बारे में सिखाया जाएगा, ग्रामीण इलाकों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर ऊर्जा की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में भी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन महिलाओं को उनकी स्थानीय ग्राम पंचायतें इन्हें स्वच्छ कर्मिकाओं के रूप में सेवा में रखेंगी, उसका भुगतान करेंगी। इससे उनकी आर्थिक आय भी बढ़ेगी, ताकि दैनिक अपशिष्ट संकलन, अपशिष्टों की छटनी करना, स्वच्छ वाहिनी परिचालन कार्य ये लगातार इन महिलाओं के माध्यम से कराया जा सके। कार्यक्रम के तहत 5 दिन का कक्षा प्रशिक्षण होगा। फिर प्रशिक्षुओं को विभिन्न स्थानों पर ले जाएगा, यानी कि उनका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जानकारी और कौशल देना, इसके साथ साथ उनको आर्थिक विस्तार भी देना, रोजगार बढ़ाना। यह कार्यक्रम निःशुल्क है और इसमें कर्नाटक की हर ग्राम पंचायत से 3-3 महिलाओं को अभी चुना गया है। कर्नाटक के कई जिलों में इसकी शुरुआत की जा चुकी। सभी महिलाओं को रहने और यात्रा की सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी। उनका कौशल बढ़ाया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। इस वर्ष 600 बैच है और हर बैच में 30-30 महिलाएं और हर बैच का खर्च 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। और आइए अब देखते हैं प्रमुख मंडियों में क्या है अनाज का भाव इस मंडी खबर में।
देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई चल रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 5000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में मक्का की कुल बुआई 83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 77,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 8 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,250 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव 1,400 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 नवंबर को मक्का 2,100 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जलगांव मंडी में देसी लाल मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1,475 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,400 रुपए पर आ गया। वहीं ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में 8 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,250 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदों में 530 रुपए का उछाल आया और भाव 1,780 रुपए हो गया। मक्का के भाव में बढ़त का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ सोमवार को मक्का का भाव रहा 1,470 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 80 रुपए मजबूत होकर 1,550 रुपए पर हुए। वहीं बात उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की करें तो अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,720 रुपए। बहराइच मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,760 रुपए। कासगंज मंडी में पीली मक्का 1,750 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 1,610 रुपए पर हुए। चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी फसल वर्ष 2021-22 में मूंग की बुआई 3,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 6,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल मूंग की बुआई 3,000 हेक्टेयर पिछड़ी है। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में 6 नवंबर को मूंग का भाव था 6,380 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 60 रुपए की तेजी आई और भाव 6,440 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि राज्य की ही शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 नवंबर को मूंग 7,750 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 8 नवंबर को मूंग का भाव रहा 10,000 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 10,000 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 नवंबर को मूंग का भाव रहा 5,500 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में 381 रुपए का उछाल आया और भाव 5,881 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह जोधपुर मंडी में 8 नवंबर को मूंग का भाव था 4,850 रुपए। 9 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 4,855 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की ही ब्यावर मंडी में 8 नवंबर को मूंग का भाव रहा 5,250 रुपए। 9 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,250 रुपए पर बरकरार रहा। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती को। देखते हैं इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान।
ओडिशा में मूंगफली की बुआई कर ले, साथ ही सरसों की बुआई करें। यहीं धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। धान की कटाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही उड़द के खेत में भी जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। इस समय टमाटर की रुपाई करते रहें, वहीं बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर लें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ओडिशा में प्याज की बुआई करें। इसके अलावा मक्के की कटाई करें। किसान लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालते रहें। ओडिशा के किसान बीन्स की बुआई कर लें। पश्चिम बंगाल में मूंग और उड़द के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। यहाँ सोयाबीन की कटाई करें। इस समय धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान इलायची की तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं आलू की बुआई करते रहें। इसके साथ ही गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई कर ले, वहां फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें। यहीं के किसान तिल की बुआई करते रहें। इसके अलावा मटर की बुआई करें। पश्चिम बंगाल में मूंग भी बोए। अभी टमाटर के खेत से घास फूस निकालें। किसान लाल मिर्च और बैंगन के खेत से खरपतवार निकाल ले। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।